कल तक हम व्याकरण का पहला प्रकार वर्ण विचार में उसके प्रकार के बारे में जाना कि स्वर व व्यंजन क्या हैं। आज हम वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें यह है। सबसे पहले अयोगवाह पॉइंट है। अयोगवाह, इसके जो वर्ण हैं, जो व्यंजनों के साथ गणना की जाती है, किसके? अयोगवाह के जो वर्ण हैं उनकी गणना व्यंजनों के साथ की जाती है। इसकी जो परिभाषा है वह यह है, जिन वर्णों की गणना व्यंजनों के साथ की जाती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन जान लो। जिन वर्णों की गणना व्यंजनों के साथ की जाती है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। वर्णों में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। अयोगवाह में वर्णों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है अनुस्वार। देखो, अनुस्वार का चिन्ह होता है ऊपर छोटी सी एक बिंदी होती है, ये वाली बिंदी, ध्यान देखो, ये बिंदी है, ये अनुस्वार की बिंदी है, इसका चिन्ह है अनुस्वार का। समझ में आ गया होगा? अनुस्वार के जो ऊपर बिंदी लगती है उस चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे विसर्ग। कौन सा? विसर्ग। अब तुम्हें विसर्ग के आगे छोटे छोटे 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, देखो, ये बिल्कुल जस्ट सामने, और इसका चिन्ह है, देखो, ये चिन्ह है इसका, जो 2 विसर्ग है, ये विसर्ग का चिन्ह है दोनों। और ये हम है ना, कोई भी अक्षर के जो शब्द है उसके आगे छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं तुम्हें, वो उसको विसर्ग बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं इन्हें विसर्ग के चिन्ह हैं ये। अब तीसरा पढ़ेंगे चंद्र बिंदु। कौन सा है? चंद्र बिंदु। जस्ट चंद्र बिंदु के सामने चांद के समान ऊपर जो बिंदी है, ये किसका चिन्ह है? ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है। जब आप इस चिन्हों को देखोगे, अगर एक छोटी सी बिंदी होती है किसी भी शब्द पे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अनुस्वार की बिंदी है। विसर्ग की जो आप ये 2 बिंदु देखते हो तो समझ में आ जाना चाहिए कि विसर्ग का है, विसर्ग है ये। और चंद्र बिंदु यानी चांद जैसा किसी भी शब्द के ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है ये चंद्र बिंदु है, ये इनकी पहचान है। समझ में आ गया होगा? एक बार अनुस्वार देखते हैं, अनुस्वार का चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसकी परिभाषा क्या है, जाने? देखो, अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगाकर उससे नया वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर लगाकर उससे नया वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। उस वर्ण से शब्द बनाया जाता है तो उसका भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? जब हम किसी भी शब्द के ऊपर जब वो बिंदु लगाते हैं तो हमें नया वर्ण या शब्द प्राप्त हो जाता है, और उस शब्द जो बनाया जाता है, नया शब्द प्राप्त होता है, तो उसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे नीचे देखो, इसका उदाहरण 2-4 हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे ए के ऊपर बिंदी लगा दी, जो छोटा सा जो बिंदु, तो अ और क ऊपर बिंदी जो है, तो आप अब देखो इससे अपने को कौन सा शब्द प्राप्त हुआ? हम वर्ण पे बिंदी लगाई है, अवर्ण पे, और अवर्ण के बिंदी लगा के आगे नीचे लिख दिया पास में क व्यंजन। अब दोनों मिलकर हमें एक शब्द प्राप्त हुआ, तो हम इसको बोलेंगे अंक। क्या बोलेंगे? अंक। अब एक व्यंजन लेते हैं न, और न पे हमने जो बिंदु लगाई तो इससे भी हम एक नया शब्द बनाते हैं।
न पे बिंदी, फिर आगे लिख दिया द। अब इससे क्या बन गया? नंद। क्या बन गया? नंद। एक नया शब्द प्राप्त हो गया। अब के ऊपर बिंदी लगाई, के व्यंजन क्या है? व्यंजन है, और उस पर बिंदी लगाए और फिर हमने उसके पास में द लिख दिया। तो समझ में आ रहा होगा क्या बन गया? कंद। क्या बन गया? कंद। अब मैं जो व्यंजन है उस पर बिंदी लगाते हैं, तो मैं के पास लिख दिया बिंदी लगा के ग और ल, तो क्या हो गया? मंगल। क्या हो गया? मंगल। जे एक व्यंजन है, उस पर हमने बिंदु लगाया, किसका? अनुस्वार का, और जय और पर बिंदी और गे और ले लिख दिया, तो क्या बन गया? जंगल। इत्यादि ऐसे हम अनुस्वार लगाकर नए शब्द बना सकते हैं, नए शब्द प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा अनुस्वार का परिभाषा, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वही होते हैं किसी भी वर्ण या शब्द के ऊपर जो बिंदु लगाकर हम नया शब्द प्राप्त करते हैं या फिर शब्द में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो वो अनुस्वार है। अब हम आगे पढ़ेंगे विसर्ग चिन्ह के बारे में। समझ में आ गया होगा कि अब विसर्ग चिन्ह, ये विसर्ग के चिन्ह हैं और ये विसर्ग है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, विसर्ग किसी भी वर्ण के लगाकर एक नया वर्ण बना सकते हैं। विसर्ग किसी भी वर्ण के लगाकर एक नया वर्ण बना सकते हैं और उस वर्ण से शब्द बनाया जाता है, तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। एक बार फिर से इसके, विसर्ग किसी भी वर्ण के लगाकर शब्द एक नया वर्ण बना सकते हैं और उस वर्ण से शब्द बनाया जाता है, तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक वर्ण है, दो बिंदी हैं दिखाई दे रही हैं, तो ये जो बिंदी है दो, ये है की ध्वनि निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे? ह। छः दुख प्रातः आदि। तो आ गया होगा अच्छी तरीके से समझ में। अब हम चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। ये चंद्र बिंदु का ये चिन्ह है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो चांद के समान है, ऊपर छोटी सी बिंदी है। अब इसकी परिभाषा ये है, चंद्र बिंदु अनुस्वार की तरह वर्ण के ऊपर लगती है। समझ में आ रहा है? चंद्र बिंदु अनुस्वार की तरह वर्ण के ऊपर लगती है। इससे एक वर्ण के ऊपर लगाकर उससे शब्द बनाया जाता है, तो अर्थ में परिवर्तन होता है। चलो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ आपको। चंद्र बिंदु अनुस्वार की तरह वर्ण के ऊपर लगती है। इससे एक वर्ण के ऊपर लगाकर उससे शब्द बनाया जाता है, तो अर्थ में परिवर्तन होता है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये भी अनुस्वार की तरह है, अनुस्वार की बिंदी जो लगती है उसमें अर्थ में जो शब्द के परिवर्तन होता है, उसी तरीके से चंद्र बिंदु भी एक चिन्ह है जो शब्द के ऊपर लगकर शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन लाता है, उसी तरीके से चंद्र बिंदु भी अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखो, दा और त, तो ऊपर चंद्र बिंदु है। अगर ये चंद्र बिंदु नहीं होगा तो अपन कैसे पढ़ेंगे इसको? दांत, दांत नहीं, दांत, चंद्र बिंदु होने के कारण। देखो,
आ के ऊपर चंद्र बिंदु हुआ ख, अगर चंद्र बिंदु हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे आँख, आँख नहीं, चंद्र बिंदु लगाने से आँख हो गया। अब देखो पा के ऊपर है ना चंद्र बिंदु और च, अब चंद्र बिंदु सहित पढ़ के देखते हैं तो क्या होगा 5। अब देखो चंद्र बिंदु हटा के पढ़ो, क्या पढ़ोगे 5, 5, 5 क्या होता है 5। देखो गा के ऊपर चंद्र बिंदु है, वह है चंद्र बिंदु सहित पढ़ो, चंद्र बिंदु ऊपर है और फिर पढ़ेंगे तो क्या होगा गाँव। अब इसको हटा के पढ़ो गाँव, गाँव कोई शब्द नहीं होता ना, तो चंद्र बिंदु लगने से शुद्ध नाम पढ़ा जाता है गाँव, अर्थात गाँव। देखो सांप है, ऊपर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु सहित पढ़ेंगे सांप, अर्थात जब चंद्र बिंदु हटा देते हैं तो क्या होगा सांप, सांप, सांप क्या होता है ऊपर चंद्र बिंदु लगने से सांप होता है वो, इत्यादि। इसके अच्छी तरीके से सारे उदाहरण आगे होंगे। चंद्र बिंदु दांत, आँख, 5, गाँव, सांप, चंद्र बिंदु लगने से अर्थ में परिवर्तन आ गया। अब अगला पॉइंट है संयुक्त व्यंजन। कौन सा है संयुक्त व्यंजन। इसकी परिभाषा ये है, दो व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4। कौन कौन सी व्यंजन होते हैं वो 4, देखो क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। क्षय से क्षेत्रीय, त्रय से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्रय से श्रवण वाला श्रेय। समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4। कौन कौन से हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। अब देखो ये जो 6 है वो व्यंजनों से मिलकर बना है। आधा का स, त्रय, आधा त प्लस र, 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहा है। ज्ञ, आधा ज प्लस अय, ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। श्रय, आधा स प्लस र, 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन है और ये चारों 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये चारों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है और ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कुछ विशेष बातें और भी हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं 44। कौन कौन से, देखो 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। समझ में आ गया होगा टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं 44 होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णमाला की परिभाषा पढ़ेंगे। वर्णमाला की देखो, भाषा के सभी वर्णों के समूह को या स्वर और व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जो वर्णमाला है इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों का कुल समूह होता है और उसे कुल समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा एक बार फिर से देख लो। भाषा के सभी वर्णों के समूह को या स्वर
और व्यंजन के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं के बारे में जानेंगे। मात्रा कौन कौन सी हैं? स्वर के उच्चारण में मात्रा की परिभाषा है ये। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा मात्रा की परिभाषा क्या है। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, अर्थात उच्चारण काल का नाम मात्र है। हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 10। कौन कौन सी मात्राएं होती हैं? स्वर की मात्रा देखो 10 होती हैं। सबसे पहले ए, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए स्वर है, देखो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके आगे आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ के नीचे देखो, आ की मात्रा किसी भी व्यंजन के ये लगा दिया जाता है तो क, ख, ग, आ की मात्रा कहलाएगी। ई के नीचे देखो, ई की मात्रा, ये ई की मात्रा है। किसी भी व्यंजन के ये छोटी ई की मात्रा लगा दी जाए तो की, खी, गी, अर्थात छोटी ई की मात्रा कहलाएगी। बड़ी की मात्रा उसके नीचे है। किसी भी व्यंजन के मात्रा लग गई तो की, खी, गी, अर्थात ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ऊ, ये उसके जस्ट नीचे छोटा ऊ की मात्रा है। कोई व्यंजन की छोटा ऊ की मात्रा लगने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो ये ऊ की मात्रा है। कू, खू, गू, ये देखो उसके नीचे बड़ा ऊ की मात्रा, ये है बड़े ऊ की मात्रा। ये भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है किसी भी व्यंजन के नीचे लगकर। ये रे ऋषि की री की मात्रा होती है। जैसे किसी भी व्यंजन के लेके, जैसे ग के नीचे लगा दी और है लगा दिया तो क्या हो गया? ग्रह। तो ये भी अर्थ परिवर्तन करता है। ये है ए की मात्रा, जस्ट उसके नीचे है ए की मात्रा। जैसे क के ए की मात्रा लगा दी तो क्या हुआ? के। ख के खे। ऐसे सभी व्यंजनों के लगा के देखो आप, तो आपको अर्थ में परिवर्तन दिखाएगा। तो अर्थात ये ए की मात्रा है। ये है आई की, 2 ऊपर मात्रा है। किसी भी व्यंजन के लगा के अर्थ में परिवर्तन करेगा। के कई, अर्थ में परिवर्तन है, कै के ऊपर मात्रा लगई किसी पे भी लगा व्यंजन पे, अर्थात ये किसकी मात्रा होगी? आई की। ओ की जस्ट उसके नीचे ओ की मात्रा है। किसी भी व्यंजन के लगा के इसको भी अर्थ में परिवर्तन होता है। कै के लगा दी तो क्या बोलेंगे? को शब्द बनता है तो कोला, खोल, गोल, जो भी है, अर्थात ये ओ की मात्रा है, औ की, यानी कि औ औरत जो बोलते हैं। तो ये भी किसी भी व्यंजन के लग के या स्वर के लग के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो ये औ की मात्रा है। तो सारी मात्राएं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अपन किसी भी व्यंजन के लगा के, जिससे हम पुस्तक पढ़ना इसी से सीखते हैं, मात्राओं से। पुस्तक को पढ़ना हम इन मात्राओं से सीखते हैं। तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।